स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमको स्टडी करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, किरलिटी क्या होती है और ए किरल कंपाउंड क्या होते हैं, साथ ही साथ रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन के बारे में हमको स्टडी करना है। लेकिन इससे पहले हम स्टडी करते हैं फर्स्ट कि प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में क्या होता है। प्लेन पोलराइज लाइट है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने से पहले हमको प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में समझना पड़ेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम निकोल, है ना, विलियम निकोल। विलियम निकोल क्या किए थे कि डेवलप फर्स्ट प्रिज्म जो क्या कर सकता है, प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है ना। विलियम निकोल और डेवलप्ड फर्स्ट प्रिज्म that produce plain polarized light। यानी विलियम निकोल ने फर्स्ट टाइम एक प्रिज्म डेवलप किया था जो क्या कर सकता है, प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है। आखिर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई सिंपल टाइप का ये लाइट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बल्ब लिया और ये क्या कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक सिंपल टाइप। और ये जो लाइट इससे निकलती है और एक प्रिज्म है जिसको हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, निकोल प्रिज्म इसको कहते हैं। तो जैसे ही ये रेडिएशन यानी लाइट इस निकोल प्रिज्म से क्रॉस करती हैं, है ना, इस निकोल प्रिज्म से जैसे ही क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद ये प्लेन पोलराइज हो जाती हैं, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। यहाँ से क्रॉस करने के बाद प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में कंपन कर सकती है ना। वो लाइट जो क्या कर सकती है, केवल एक ही डायरेक्शन में कंपन कर सके, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना। यानी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है कि जब हम निकोल प्रिज्म से किसी भी लाइट को क्रॉस कराते हैं तो निकोल प्रिज्म क्या करता है कि उसे प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और प्लेन पोलराइज लाइट वे लाइट होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, कंपन करती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी सॉल्यूशन से क्रॉस कराते हैं, है ना, कोई सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें हम मान लीजिए कोई कंपाउंड मिक्स कर देते हैं, कंपाउंड, है ना, कोई कंपाउंड इसके अंदर रखते हैं। ये कंपाउंड है कोई, और इस कंपाउंड का क्या है, ये सॉल्यूशन है। किसी कंपाउंड का हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन तैयार किया। जब किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो अब क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर हम प्लेन पोलराइज लाइट को क्रॉस कराते हैं, भेजते हैं, है ना। जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस सॉल्यूशन के अंदर भेजेंगे, जब ये सॉल्यूशन, है ना, जब ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा देगा, है ना, रोटेट कराएगा किसे, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, है ना। जब ऐसा कंपाउंड लेते हैं, जो कंपाउंड का हम सॉल्यूशन तैयार किए, और इस सॉल्यूशन में अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को भेजते हैं और ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या करता है कि ये सॉल्यूशन क्या करता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा देता है। जब ये रोटेट करा देगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और इसकी ये प्रोसेस को
ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है ये दो तरीके की इसमें पाई जा सकती है ना। यदि ये अगर क्या करता है कि क्लॉकवाइज रोटेट कराता है ना, यदि ये कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तब इसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसे बोला जाएगा, है ना। और जब ये क्या करता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी इसे हम बोलेंगे, है ना। डेक्स्ट्रोटेटरी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, और लीवो रोटेटरी का मतलब होता है एंटी क्लॉक रोटेशन, है ना। एंटी क्लॉक रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है यानी डेक्स्ट्रोटेटरी कंपाउंड होते हैं तो इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, प्लस या डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो लीवो रोटेटरी होगा इसको माइनस साइन और एल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ना, माइनस साइन से या एल से इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं? रोटेट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के बारे में, यानी मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या कहलाती है। तो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा लुईस पास्चर के बारे में। लुईस जो पास्चर है ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना। लुईस पास्चर इज द फाउंडर ऑफ Louis Pasteur is the founder of modern stereochemistry। यानी मॉडर्न जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसके क्या है? फाउंडर है ना। कौन? लुईस पास्चर ने अगर एक कंसेप्ट दिया था लुईस पास्चर की अगर बात करते हैं तो लुईस पास्चर इन 1848 में, है ना, 1848 में बताया था कि क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, है ना। क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट in the form of mirror image, यानी मिरर इमेज के फॉर्म में क्या होते हैं? ये एग्जिस्ट होते हैं। कुछ क्रिस्टल के कंपाउंड्स ऐसे पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ क्रिस्टल aqueous solution of both crystal show optical एक्टिविटी, है ना। यानी जो अगर हम देखें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ क्रिस्टल, चाहे वो एक डेक्स्ट्रोटेटरी कंपाउंड हो चाहे वो लीवो रोटेटरी क्रिस्टल हो, अगर दोनों के हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तैयार करते हैं तो ये सॉल्यूशन क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। तो अब बात हम करते हैं स्टीरियो सेंटर क्या होता है ना। यहाँ आते हैं स्टीरियो सेंटर के बारे में हम आते हैं। स्टीरियो सेंटर की अगर बात हम करते हैं, स्टीरियो सेंटर होता क्या है? स्टीरियो सेंटर जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा दो साइंटिस्टों के बारे में जिन्होंने सेम कंसेप्ट दिया था। डच साइंटिस्ट एक हैं वान थाफ, डच साइंटिस्ट जे वान थाफ,
और एक अनदर साइंटिस्ट है फ्रेंच साइंटिस्ट सी लेवल, फ्रेंच साइंटिस्ट सी लेवल है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट सी लेवल और डच साइंटिस्ट जे वान थाप ने 1874 में बताया था, अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अलग अलग इन लोगों ने सेम ईयर में, यानी एक ही वर्ष में इन दोनों लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था और ये स्टीरियो सेंटर के बारे में बताए थे। और बताए थे ये कि अगर कोई कार्बन हम लेते हैं और इस कार्बन के साथ अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है ना, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है किसी कार्बन के साथ, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बन को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, है ना। 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच है यहाँ पर, तो ये क्या है, स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर है ना। ऐसे कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो उस कार्बन को स्टीरियो सेंटर कहा जाता है और ये पूरा कंपाउंड जो है एसिमेट्रिक कंपाउंड में आएगा, है ना। ये कंपाउंड क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, है ना। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है कि इनका जो मिरर इमेज होता है वो रियल इमेज को कवर नहीं कर पाता है ना। जिसका इमेज रियल इमेज को कवर नहीं कर पाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड बोलते हैं। जब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड्स होते हैं तो ऐसे दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड सो कॉल्ड किरल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, किरल कंपाउंड्स बोलेंगे और इस फिनामिना को किरलिटी कहते हैं। एंड फिनामिना, जो इसकी फिनामिना होगी, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, किरलिटी, है ना। किरलिटी इसकी फिनामिना कहलाएगी। अगर किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो इस कार्बन को स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, इनका मिरर इमेज जो होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, सो कॉल्ड किरल कंपाउंड। और ऐसे किरल कंपाउंड्स के जो फिनामिना है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, किरलिटी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ए किरल की, बात अगर करते हैं ए किरल, तो ए किरल में होता क्या है कि अगर कोई कार्बन है और उस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ए किरल बोलते हैं, है ना। ए किरल में क्या होगा, नॉट 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, नॉट 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, यानी इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होते हैं। दीज आर सुपर इम्पोजिबल, ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं। दीज आर सुपर इम्पोजिबल होते हैं, यानी इनके जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो जब सुपर इम्पोजिबल है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ए किरल कंपाउंड बोलते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा और हम समझते हैं किरल और ए किरल कंपाउंड को थोड़ा अच्छे तरीके से। एग्जाम्पली अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया OH लिया यहाँ पर, और इसके साथ मैं लेता हूँ यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर ये ग्रुप में लिया और इसके साथ मैं ले लेता हूँ CH3, क्या लेता हूँ, CH3, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, ये CH3 लिया, है ना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक मिरर ले लेते हैं, मिरर। और जब ये मिरर लेते हैं तो इस मिरर का जो इमेज बनेगा यहाँ पर, मिरर इमेज, यहाँ सेंटर इसका लेते हैं, कार्बन है एक, और इस मिरर इमेज में हम ये हाइड्रोजन लिए और इस हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ
ये अटैच करते हैं CH3 और यहाँ लेते हैं ये CH3 ले लिए। ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, B है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा 180 डिग्री रोटेट करा देते हैं। 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। जब इसको 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, OH एंड CH3, OH एंड CH3 एंड ये कंपाउंड्स, क्योंकि जब रोटेट कराएंगे तो ये CH3 हो जाएगा और ये OH इधर फिर आ जाएगा और ये बनाएगा ये कंपाउंड्स, यहाँ लग जाएगा CH3 और ये आपका आ जाएगा H हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो A है वो C का सुपर इम्पोजिबल है ना। A एंड C सुपर इम्पोजिबल है एक दूसरे के। तो जब एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल हैं तो इसका मतलब कि ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा, है ना। तो जब सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड्स है तो ऐसे सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ये हम कह सकते हैं ए कायरल कंपाउंड कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, ए कायरल कंपाउंड। ये जो प्रोपेन 2 आल है ना, ये क्या है, एग्जाम्पल है। सो दीज आर ए कायरल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स क्या हो गए, ए कायरल्स कंपाउंड्स हो गए, है ना। तो ये क्या है, ए कायरल कंपाउंड का एग्जाम्पल है। दूसरे तौर पर आते हैं, अगर हम किरल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल को थोड़ा लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया OH और यहाँ पर हम ले लेते हैं H और इसके साथ हम थोड़ा ले लेते हैं C2H5 और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, है ना। ये तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, C2H5, CH3, H एंड OH। और इसका हम क्या बना लेते हैं, मिरर इमेज देखते हैं। तो जो मिरर इमेज देखेंगे तो इसके मिरर इमेज में क्या आएगा, ये OH इधर हो जाएगा और ये CH3 इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, C2H5 और ये आपका होगा H, है ना। ये इसका A का B क्या है, मिरर इमेज है। उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोटेशन करते हैं 180 डिग्री। जब 180 डिग्री इसको रोटेट करा देंगे तो 180 डिग्री रोटेट कराने पर होगा क्या कि एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा। वो क्या होगा, यहाँ पर OH रहेगा, OH के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 यहाँ चला आएगा एंड यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा H। तो ये क्या आ गया, C, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो A एंड B अगर देखा जाए तो A से B प्राप्त हुआ, मिरर इमेज इसका है, B A का मिरर इमेज है और B को हम 180 डिग्री रोटेट कराए हैं तो क्या मिला है, C है ना। B को 180 डिग्री रोटेट कराए हैं तो क्या मिला है, C मिला है। तो ये अगर हम बात करें A एंड B एंड A एंड C क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड है। तो जब नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ये क्या है, हेंस सो दीज आर किरल कंपाउंड्स। क्या हैं, किरल कंपाउंड्स हैं। ऐसे यानी जिनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जिनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ए कायरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। अरे जिनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो किरल कंपाउंड और जिनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो
ए कायरल कंपाउंड कहलाते हैं। यहीं पर थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं इनएंशियोमर के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं इनएंशियोमर, है ना। इनएंशियोमर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो इनएंशियोमर की अगर बात करते हैं तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड्स RM, इसको लिख सकते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जिसका होगा वो क्या कहलाएगा, इनएंशियोमर होगा, है ना। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स, कंपाउंड्स मिरर इमेज इज कॉल्ड इनएंशियोमर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर होंगे, यानी जिनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे वो क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनएंशियोमर की तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आइडेंटिकल होती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी जो होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल यानी इक्वल होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इसके अंदर आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका आ सकता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ सकता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी भी आ सकती है, जो क्या होगी इनएंशियोमर की प्रॉपर्टीज़ को शो करती है ना। एटसेट्रा बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो जो भी इनएंशियोमर कंपाउंड्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, लेकिन एक चीज़ डिफ़र होता है, ओनली डिफ़र इन रोटेशन। these are only differ in rotation of plane polarized लाइट। ये एक दूसरे से किस मामले में डिफरेंट होते हैं, बस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराने के मामले में डिफरेंस होते हैं। एक जो होता है क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, तो एक क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर कहते हैं, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कंपाउंड जिनके होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनएंशियोमर होंगे, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी, है ना। बस ये ओनली रोटेशन में डिफरेंट होंगे, है ना। तो इसे नोट कीजिए। अब आता है रेसिमाइजेशन, यानी रेसिमाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें हमको समझना पड़ेगा रेसिमिक मिक्सचर, है ना। क्या समझना पड़ेगा, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में देखेंगे। तो रेसिमिक मिक्सचर अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ आएगा, जैसे अगर हम इसमें दो तरह के कंपाउंड्स लें, जैसे मान लीजिए ए लेते हैं और एक कंपाउंड क्या लेते हैं, बी लेते हैं, है ना। जो ए है वो क्या है, अगर हम बात करें तो 50% हम ए लेते हैं और बी भी क्या लेते हैं, 50% लेते हैं। ए क्या है इसमें, ये ऐसा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी का काम करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का काम करता है। और जो बी है ये क्या करता है, लियो रोटेटरी का काम करता है, लियो रोटेटरी, है ना, लियो रोटेटरी है। यानी अगर ऐसा हम मिक्सचर तैयार करते हैं जिसके अंदर 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और 50% लियो रोटेटरी कंपाउंड बनता है, तो ये जो कंपाउंड्स के मिक्सचर कहलाते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं।
और रेसिमिक मिक्सचर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर इसके अंदर हम प्लेन पोलराइज लाइट को भेजते हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा पाता है, यानी इसका जो पोलराइजेशन पावर होता है वो जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। ये पोलराइजेशन पावर को ये क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे ए एंड बी एक रेसिमिक मिक्सचर है, तो जो रेसिमिक मिक्सचर में जो ए एंड बी है एक दूसरे के पोलराइजेशन पावर को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इसके अंदर से पोलराइजेशन पावर जो होती है ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो होगा जिसमें ये किसी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। और ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं रेसिमिक मिक्सचर के बाद एक प्रोसेस आता है रिटेंशन, है ना। एक प्रोसेस आता है रिटेंशन। अगर बात करें ये रिटेंशन होता क्या है ना। रिटेंशन को अगर लेते हैं तो रिटेंशन को समझने के लिए एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये लिया CH2 एंड क्या ले लिया, CH3 ले लिया, CH2 CH3, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये कंपाउंड, ये CH3 हमने लिया एंड CH2 हमने लिया, और यहाँ पर एक और हम लेते हैं H हमने ले लिया, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं ये CH3 लगा लेते हैं, है ना यहाँ पर। और इसके साथ हम जोड़ देते हैं क्या, OH, है ना। ये एक क्या है, एल्कोहल है। अगर इसका रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। लेकिन जो Cl है सेम उसी पोजीशन पर आकर जुड़ गया, है ना। क्या होगा, सेम उसी पोजीशन पर अगर Cl आकर जुड़ता है जिस पोजीशन पर OH था, है ना, जिस पोजीशन पर OH था अगर सेम उसी पोजीशन पर अगर जुड़ जाता है H, तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, रिटेंशन कहलाएगा। यानी यहाँ पर फिर क्या लग गया, CH2OH, है ना। तो ये प्रोसेस क्या होता है, रिटेंशन प्रोसेस कहलाता है ना। यानी जैसे ये कंपाउंड्स है, यहाँ से ये Cl ने इसको OH को रिप्लेस किया, यानी H2O बन गया, ये H2O बनकर ये बाहर हो जाएगा। लेकिन जो Cl है सेम वही पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। तो जब उसी पोजीशन पर आकर जुड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन कहते हैं इस प्रोसेस को। अब थोड़ा सा और हम समझते हैं, और रिटेंशन प्रोसेस को थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज़ और हम लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड, यहाँ अगर देखा जाए तो एक कंपाउंड हम लेते हैं जिसमें हमने लिया C2H5 लिया, और C2H5 के साथ साथ यहाँ पर हमने ले लिया CH3, है ना। हमने क्या ले लिया, CH3 यानी मेथिल ग्रुप लिया। यहाँ पर हम C2H5 ग्रुप लेते हैं, और यहाँ पर हमने ये ले लिया X ले लिया, और इसके साथ हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पर दो तरीके से रिएक्शन ये हो सकता है, तीन तरीके से रिएक्शन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हम रिप्लेस करने के लिए किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, Y के साथ रिएक्शन कराते हैं। Y के साथ इसका अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, अगर मान लीजिए ये Y इसको रिप्लेस कर दे रहा है ना, और रिप्लेस करने के बाद सेम उसी पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। जैसे हमने ये लिया C2H5 और ये H, और यहाँ पर ये पहले की भांति यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। और सेम इसी पोजीशन पर अगर ये Y आकर जुड़ गया, है ना, सेम इसी पोजीशन पर Y आकर जुड़ा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाएगा, रिटेंशन बोलेंगे। सेम उसी पोजीशन पर जुड़ा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे। लेकिन अगर Y रिएक्ट करता है इस टाइप का कि जिसमें ये Y इसको रिवर्स कर देता है, यानी ये हिस्से पूरे इधर चले आएंगे। जब रिवर्स कर देगा तो होगा क्या कि ये हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, C2H5 हमने लिया,
और C2H5 लेने के बाद यहाँ हम ले लेते हैं ये CH3 ले लिए, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं हाइड्रोजन को, और यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद जो X आकर जुड़ रहा है वो इस साइड आकर जुड़ गया है ना। X कहाँ जुड़ गया, यहाँ पर, यानी Y यहाँ आकर जुड़ गया और X को रिप्लेस कर दिया है ना। X रिप्लेस हो गया, Y वहाँ जुड़ गया। तो ऐसे प्रोसेस से अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कि वाल्डेन आप पढ़े हैं, जिसमें इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके दिशा ही बदल जाते हैं। जैसे एक छाता होता है, छाता ऐसे ताने, इधर से हवा चला तो ये छाता क्या होता है, पलट जाता है। तो जब छाता पलट जाता है तो वो क्या होता है, एक इन्वर्जन हुआ। ठीक उसी तरह ये हमने छाता लिया इस तरह से, और जैसे उधर से हवा चलता है तो ये पलट जाता है इधर से, तो वो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें, अगर हम रिएक्शन कराते हैं और इस रिएक्शन के दौरान हमको 50% रिटेंशन प्रोडक्ट है ना, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं है ना। रिटेंशन प्रोडक्ट 50% एंड 50% हमको मिल रहे हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट हमको 50% मिल रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन है ना। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन। तो इस तरीके से ये क्या है, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। रिटेंशन में क्या होता है कि जो रिप्लेसिंग ग्रुप होगा सेम वहीं पर आकर अटैच होगा, और इन्वर्जन में क्या होगा, इसका डायरेक्शन ही बदल जाएगा। और रेसिमाइजेशन में क्या होगा कि जब दोनों ही रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में मिलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। तो इस तरीके से ये आज का क्लास ख़त्म करते हैं, फिर हम अगले क्लास से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।